जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आपने अभी सुना होगा जेनजीज का हड़कंप। जेनजीज ने नेपाल पे पूरा कब्जा किया, संसद तक पहुंचे, संसद पे कब्जा किया, प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। और यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के दोनों वहाँ से रिजाइन देके चले गए हैं। उनको कहीं सुरक्षित जगह पे रख दिया है। आर्मी भी यहाँ परेशान है कि जेनजीज से किस तरीके से फाइट करे। ऐसा नहीं है कि आर्मी वहां पे फाइट नहीं कर सकती, मगर वो उनको समझाना चाह रही है, तरीके से टैकल करना चाह रही है, मगर जेनजीज का गुस्सा एकदम पार है। यानी उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। 2 दिन के अंदर, 2 दिन के प्रदर्शन के अंदर सरकार पूरी की पूरी गिर गई। इस वीडियो में हम समझेंगे एक बेसिक फॉर्म में जेनजीज कौन है और नेपाल में ऐसा क्यों हो रहा है। सोशल मीडिया बैन के ऊपर जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, क्या ये होना चाहिए था? और हो गया तो अब आगे क्या होने वाला है, इसके ऊपर पूरा हम डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में। तो चलिए, आप पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो आज हम नेपाल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जेनजीज जो 1997 से लेके 2012 तक की जनरेशन है, यानी अप्रोक्सीमेटली 13 साल से लेके अभी वो 28 साल तक की एज में होंगे, उनको कहा जाता है जेनजीज। यानी एक ऐसी जनरेशन जो एडवांस टेक्नोलॉजी से पहले से ही जुड़ी हुई है, डिजिटल दुनिया से जुड़ी हुई है। यानी उनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल गैजेट्स, ये सब चीज़ें एकदम से अवेलेबल थी उस टाइम पे। 90s की जनरेशन जो है उनको मिलेनियल्स बोला जाता है। उनके पास वो फैसिलिटी स्टार्टिंग के एज में नहीं थी, फिर कुछ बढ़ते बढ़ते उनकी जैसे उम्र आगे बढ़ी तो उनको मिलना शुरू किया। यानी 1997 के बाद से फिर 2000 हो गया, 2000 के बाद से धीरे धीरे डिजिटल सारे इक्विपमेंट्स उनको मिलने लगे, एडवांस उनकी सोच बनी, प्रैक्टिकल सोच बनी। जो आज के मुद्दे हैं जो मिलेनियल्स और उससे पहले की जनरेशन को थोड़ा लेट समझ में आए, इस जनरेशन को बहुत फास्ट समझ में आए। ये जनरेशन को एक तरह से कहा जाता है बहुत फास्ट जनरेशन है, इनकी कैचिंग पावर बहुत तेज है, इसको कहा जाता है जेनजीस। यानी आज की फास्ट जनरेशन, एक तरह से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब जब ये लोग फास्ट हैं, सोच इनकी प्रैक्टिकल भी है, बट पेशेंस थोड़े कम है जो इनके में देखा गया है। और वही जो पेशेंस कम है, गुस्सा ज़्यादा है, उसी चीज़ का नतीजा नतीजा जो है आज आपको नेपाल में देखने को मिल रहा है। आप जितने भी तमाम न्यूज़ चैनल्स वगैरह सब देखेंगे, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, सभी एक चीज़ फोकस में कर रहे हैं आज के टाइम में, जेनजीज। ये वर्ड इस टाइम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, जेनजीज। नहीं तो वो कह सकते थे कि प्रदर्शनकारी हैं, प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, नेपाल की जनता है। बट जेनजीज वर्ड हाईलाइट हो रहा है क्योंकि वो जितनी भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, वो आप ये समझ लीजिए ज़्यादातर क्या, ऑलमोस्ट वो उसी जनरेशन के लोग हैं जो मैंने आपको 1997 से 2012 तक की बताई, यानी जेनजीज काउंट हो रहे हैं। उनका गुस्सा क्यों है, उसके पीछे कारण है नेपाल गवर्नमेंट ने जो सोशल मीडिया बैन किया, यानी 23 कुछ ऐप्स बैन करे, और इन्होंने पीछे फेसबुक बैन किया, यूट्यूब बैन किया। अब सोशल मीडिया बैन कर देने से ऐसा उनको गुस्सा इतना क्यों आया? गुस्से का कारण सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं था। पिछले कुछ सालों से, 4 से 5 सालों में नेपाल की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के ओली, जो शर्मा ओली जी, वहाँ पे केपी शर्मा ओली, वो प्रधानमंत्री है और अभी तो पूर्व हो जाएंगे, जो वो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वो सब जो पूरी टीम है, वहाँ पे काफ़ी सारे करप्शन के चार्जेस लगे, काफ़ी बड़े बड़े घोटालों की बातें बाहर आई, तो गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब सोशल मीडिया बैन होने से एकदम से वो ट्रिगर हो गया, और उसके पीछे कारण ये है क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया से अपनी अर्निंग कर रही है। देखो, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, पढ़ाई लिखाई से ज्यादातर जनता का मन मोह दूर हो रहा है। उनको ये लगता है सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। अब जैसे बॉलीवुड की इंडिया में बात करें, या नेपाल के उसमें मीडिया इंडस्ट्री हो, या किसी और इंडस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पे एंट्री करना मुश्किल होता था। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से आप बहुत इजीली एंट्री ले सकते हैं। कोई भी कभी भी वायरल हो सकता है।
अगर आपके अच्छे सब्सक्राइबर हो रहे हैं, आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, आपको एड्स के थ्रू अर्निंग रेवेन्यू मिलता है और काफ़ी सारे कोलैबोरेशन के सोर्सेज बनते हैं, तो इन सब सोर्सेज की वजह से अर्निंग्स हो जाती हैं। अगर कोई इंसान पढ़ाई भी कर रहा है तो पढ़ाई के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म को चूज़ करता है तो वहाँ भी उसके लिए ईजिली हो जाता है कि थोड़ा बहुत वो 10-15 हज़ार भी अगर कमाने लग रहा है, या वो मैं कह रहा हूँ 1 लाख भी आजकल लोग कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं। कई यूट्यूबर्स ने तो यहाँ मान लीजिए करोड़ों के घर भी ले लिए। तो ये सारी अर्निंग सोर्सेज इजी हो गया है क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अब लाइफस्टाइल को मेंटेन करना इतना इजी तो नहीं है जितने तरीके के एक्सपेंसेस हो गए। अगर आप घर का राशन पानी भी समझेंगे तो वो भी काफ़ी कॉस्टली हो चुका है। अब उसको अफोर्ड करना बैचलर लाइफ में हो या स्टूडेंट लाइफ में हो इतना इजी नहीं है। तो एक स्टूडेंट चाहता है मैं अपने घर से पैसे डालूं, मैं अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू या कोई फ्रीलांसर का वर्क करके इन सब चीज़ों से कुछ कमा लूँ, मैं अपनी कॉलेज की फीस खुद भरूँ। आजकल ये एटीट्यूड है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, कि मैं अपने पैसों से अपना घर पालूँ या अपने पैसों से अपनी अर्निंग्स करूँ। क्योंकि अब इतने एक्सपेंसेस कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके लिए पैसे माँ बाप से नहीं मिल सकते। अगर माँ बाप के पास ढेर सारा पैसा है, ज़रूरी नहीं वो बच्चों को देंगे। और कुछ जो जिनके पास सिर्फ लिमिटेड पैसा है, जो बच्चों की सिर्फ फीस पाल पा रहे हैं, उनका बेसिक नेसेसिटीज, हॉस्टल की फीस वगैरह, ट्रैवलिंग थोड़ा बहुत दे पा रहे हैं। अब बच्चे को कहीं घूमने जाना है स्टूडेंट को, तो वो कहाँ से मांगेगा अपने फादर मदर से फीस? तो वो सोचता है कि मैं ट्यूशन पढ़ा लूँ या मैं सोशल मीडिया पे कुछ ग्रो कर जाऊँ। इन सारे प्लेटफॉर्म्स की वजह से वो चाहते हैं कि मैं कुछ, मेरा एक सोर्स बन इनकम बन रहा था। तो अब एकदम से अगर नेपाल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया बिना डिसीजन पूछे, मतलब एक तरह से आपस का ही डिसीजन था, या तो वो सरकार जनता से पूछती कि हम ऐसा करना जा रहे हैं, क्या आपको ठीक लगेगा नहीं लगेगा, कुछ रिव्यूज लेते, तो शायद ये बात इतनी बड़ी ना होती। अब एकदम से बैन किया, बैन की न्यूज़ आते ही हड़कंप मच गया, धीरे धीरे जेंसीज बाहर आने लगे, कुछ मिलेनियंस का भी इसमें डेफिनेटली सपोर्ट था, और एकदम से वो उग्रवादी टाइप हो गए और पार्लियामेंट, पूरा जो संसद है, उनके ऊपर कब्जा कर मारा। उनको एक ऐसी शॉकिंग वीडियो तक आई है, जिनको आप वोट देते हैं उनको लोग मार रहे हैं। देखो कुछ चीज़ें सही नहीं होती पर्सपेक्टिव में, हर चीज़, अगर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, अगर वो विदेश मंत्री को या फाइनेंस मिनिस्टर को, 2-4 लोगों को उन्होंने बहुत बुरी तरह पीटा है, मारते मारते घसीटते घसीटते वो आगे तक ले गए, हर चीज़ सही नहीं है। अपने हक को पूरा करने के लिए आपको उग्रवादी नहीं बनना। आप प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट के भी कुछ तरीके होते हैं। तो मैं तो जस्ट नेपाल के जेंजीज हो या उसमें और भी जनता हो, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप प्रोटेस्ट कीजिए, अपने मुद्दों को उठाइए, बट इस तरीके से ना कीजिए कि आप उग्रवादी बन जाइए। आपको टेररिज्म टाइप सपोर्ट नहीं करना है, आपको वैसा काम नहीं करना है। नेपाल की इमेज बहुत अच्छी इमेज है, बहुत अच्छा देश है, लोग प्यार करते हैं उनसे, उनके लोग दूसरे देशों से प्यार करते हैं। भारत और नेपाल में काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। इनफैक्ट मेरे भी बहुत सारे नेपाल के फ्रेंड्स हैं, वो किसी भी वजह से मिले हो मुझे, पर मेरे हैं सोर्सेस। नेपाल में मेरे काफ़ी अच्छी जान पहचान है। तो वहाँ पे अब नेपाल में कई सारे मेरे व्यूअर्स भी हैं जो चैनल पे आते हैं और बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे से तहजीब से बात करते हैं। तो आप लोगों को उग्रवादी नहीं बनना है, आप अपने मुद्दों को उठाइए। गुस्सा है, जायज़ है, आपको अर्निंग्स का सोर्स था और कई सारे सोर्सेज तरीके थे, बट आपको उग्रवादी नहीं बनना है। तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुँच रही है, प्लीज़, अब वो ऑलरेडी रिज़ाइन वगैरह दे के जा चुके हैं, उन जिनसे आपको तकलीफ़ थी, अब नए लोग बाहर आएंगे, वो आपकी गवर्नमेंट बनाएंगे, तो उनको मौका दीजिए, वो क्या स्टेप लेते हैं। और अब जैसे बैन तो वापस ले लिया गया, आप अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए, और अब गवर्नमेंट जैसे भी चलेगी आगे आपको सबको दिखेगा ही। तो मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके एक शांति का संदेश ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ मिलके, और भारत नेपाल की दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे, और जेंजीस खूब कमाएंगे, अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करेंगे, अपने परिवार को पालेंगे, यही मैं उम्मीद करूँगा। बस लास्ट में कहना चाहूँगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और गुस्से को थोड़ा सा कम कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय।